विवेक का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। तुमने तो कभी चाहा भी नहीं कि मैं तुम्हें कुछ दूं। तुमने कभी कोशिश नहीं की मेरे साथ ख्वाब देखने की। संध्या ने अपना बैग उठाया और घर छोड़ने से पहले बस एक बार पीछे मुड़कर देखा। विवेक की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक टूटापन था। संध्या चली गई। आरुष जब लौटा तो मां को ढूंढता रहा। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चे को गले से लगाकर रो पड़ा। वो अब अकेला था, लेकिन टूटा नहीं था। मैं कमजोर नहीं हूं, बस धोखा खा गया हूं, मगर अब आरुष के लिए मुझे फिर से खड़ा होना है। विवेक ने संध्या को कभी फोन नहीं किया, न वापस बुलाया। उसने अब खुद को बेटे की परवरिश, अपनी नौकरी और नए जीवन की ओर मोड़ दिया। विवेक अब हर सुबह अपने बेटे आरुष के साथ दिन की शुरुआत करता है। उसे स्कूल तैयार करता है, टिफिन बनाता है, फिर खुद स्कूल जाता है। वह पहले से ज्यादा शांत हो गया है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दर्द अब भी जीवित है। स्कूल में बच्चों से घिरे रहने से उसे थोड़ा सुकून मिलता है। टीचिंग अब उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि मन की दवा बन गई है। शाम को वह अक्सर आरुष के साथ पार्क जाता है, बातें करता है, कहानियां सुनाता है। धीरे धीरे वो अपने भीतर से संध्या की छवि मिटाने की कोशिश करने लगा है। पर कभी कभी रात को जब बेटा सो जाता है, विवेक अकेले बालकनी में बैठकर आकाश की ओर देखने लगता है। शायद मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं थी, शायद वो किसी और की थी ही नहीं। संध्या अब करण के साथ रहती है। करण ने उसे बड़ा फ्लैट दिलवाया, कार, कपड़े और सब कुछ, जिससे एक सपनों वाली जिंदगी दिखे। पर कुछ ही महीनों में संध्या को एहसास होने लगा कि करण का प्यार असली नहीं था, वो तो बस एक आकर्षण था। करण अब देर से घर आता है, कॉल्स इग्नोर करता है और अपने बिजनेस ट्रैवल्स में व्यस्त रहने लगा है। संध्या को याद आता है विवेक का शांत चेहरा, वो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना, वो टिफिन में पसीने से भीगे पराठे और वो नजरें जो हर हाल में साथ देने वाली थीं। लेकिन अब सब कुछ बहुत पीछे छूट गया है। एक दिन स्कूल में आरुष ने एक ड्राइंग बनाकर विवेक को दिखाई। उसमें एक घर था, एक पापा थे, एक बच्चा था और एक खाली जगह पर लिखा था माँ। विवेक की आंखें भर आईं। क्या तुम्हें मम्मी याद आती हैं? आरुष ने मासूमियत से कहा। हाँ, पर अब वो किसी और के घर रहती है ना, इसीलिए मैं सिर्फ पापा के साथ खुश हूं। विवेक को लगा जैसे उसके छोटे बेटे ने उसकी सबसे बड़ी टीज को ठीक कर दिया। एक दिन मॉल में विवेक और आरुष कुछ किताबें खरीदने गए। वहीं सामने से संध्या आ रही थी, अकेली, चेहरे पर थकावट, आंखों में खोया हुआ दर्द। आरुष दौड़कर बोला, मम्मा। संध्या घबरा गई, फिर झुककर बेटे को गले लगाया। विवेक कुछ दूरी पर खड़ा रहा। संध्या की नजरें उससे टकराईं। कभी जिसके सामने उसे ग्लानि नहीं होती थी, अब उसकी नजरों में झांकना मुश्किल हो गया। कैसे हो विवेक? ठीक हूं, आरुष के साथ बहुत अच्छा हूं। और तुम? संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। कहने को बहुत कुछ था, पर वक्त और हालात ने उन्हें अजनबी बना दिया था। संध्या अब उस जिंदगी से ऊब चुकी थी जिसे उसने कभी चुना था। कर्ण अब लगभग उसका साथ छोड़ चुका था, न पहले जैसा लगाव, न जिम्मेदारी। एक दिन संध्या ने करण से कहा, क्या तुमने कभी मुझे प्यार किया? करण ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, प्यार? मैं मोहब्बत के लिए नहीं बना। तुमने जो चाहा वो दिया, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं रही। उस रात संध्या देर तक रोती रही। उसे याद आया विवेक की बात। मैं कम कमा सकता हूं, लेकिन मेरी मोहब्बत पूरी है। संध्या ने एक दिन विवेक को कॉल किया। कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, क्या मैं तुमसे और आरुष से मिलने आ सकती हूं? विवेक ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मिलने आ सकती हो, लेकिन पुराने रिश्ते को मत दोहराना। अब सब बदल चुका है। संध्या घर आई, वहीं पुराना फ्लैट, वहीं दीवारें, लेकिन अब वहां एक नई शांति थी। विवेक ने आरुष को मां से मिलने दिया, पर खुद थोड़ी दूरी पर बैठा रहा। विवेक, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे समझ में आ गया कि असली प्यार क्या होता है। तुमने जो दिया वो कोई और कभी नहीं दे सकता था। विवेक शांत रहा। शर्मिंदगी से अतीत नहीं बदलता संध्या, मगर हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया ताकि मैं खुद को सजा न दूं। अब संध्या हर हफ्ते आरुष से मिलने आने लगी। वो देखती
कि विवेक अब बहुत स्थिर और मजबूत हो गया है। वो सोचती थी, क्या मैं दोबारा इस रिश्ते में लौट सकती हूँ? क्या विवेक मुझे फिर स्वीकारेगा? पर विवेक का व्यवहार अब बिल्कुल संतुलित था, न नफरत न लगाव। एक दिन उसने साफ कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ एक नया रिश्ता नहीं शुरू कर सकता। मैं टूटा था, लेकिन अब खुद को जोड़ चुका हूं। ये रिश्ता अब सिर्फ हमारे बेटे के लिए है। संध्या चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही। कई महीने बीत गए। विवेक अब स्कूल में एक वरिष्ठ शिक्षक बन चुका था। उसके व्यवहार, उसकी ईमानदारी और समर्पण को सब सराहने लगे थे। एक महिला शिक्षिका नैना, जो स्कूल में नई आई थी, विवेक की सरलता और संवेदनशीलता से प्रभावित होने लगी। विवेक भी महसूस करता था कि उसकी दुनिया में फिर से कोई मुस्कान दस्तक दे रही है, मगर इस बार वो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहता था। नैना ने एक दिन कहा, आप में वो शांति है जो लोगों को सुकून देती है। विवेक मुस्कुरा उठा, शायद तूफानों ने मुझे ठहराव सिखा दिया है। संध्या पूरी तरह अकेली थी। करण जैसे आया था वैसे ही चला गया। अब उसके पास ना वो शोहरत थी, ना वो सहारा, और ना ही वो मुस्कान। वो अब सिर्फ आरुष के कारण आती थी, मां बनकर, एक टूटी हुई औरत की तरह जो अपनी गलतियों से गुजर चुकी थी। एक दिन उसने विवेक से कहा, अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक साथ रह सकते हैं, सिर्फ आरुष के लिए। विवेक ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन खुद से समझौता नहीं कर सकता। आरुष को मां की जरूरत है। तुम आ सकती हो, लेकिन मैं अब तुम्हारा पति नहीं रह सकता। संध्या की आंखों में आंसू थे, मगर अब वह विवेक की बात समझ सकती थी। कुछ महीने बाद विवेक और नैना की दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। नैना कभी विवेक पर कोई दबाव नहीं डालती थी, बस उसकी खामोशी में साथ देती थी। एक शाम विवेक पार्क में बैठा आरुष के साथ बातें कर रहा था, जब नैना पास आई और बोली, क्या तुम कभी फिर से किसी पर भरोसा कर पाओगे? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब भरोसा करने का तरीका बदल गया है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे हिस्से की मोहब्बत अब डर में नहीं, सच्चाई में मिलेगी। नैना ने धीरे से उसका हाथ थामा। आसमान में हल्की सी धूप फैली थी। विवेक की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें समझदारी थी, ठहराव था, और अपने हिस्से की मोहब्बत का सम्मान। मोहब्बत में हार तब होती है जब इंसान खुद को खो दे, और जीत तब जब वो खुद को फिर से पाले। मैं हारा नहीं था, बस रुक गया था। अब मैं फिर से चल पड़ा हूं अपने हिस्से की मोहब्बत के साथ।